बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा ये टॉपिक होगा पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण है। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण कहते किसे हैं। ठीक है, पर्यावरण को अंग्रेजी में हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट है, आप जिस जगह पे रहते हैं, हमारे चारों ओर के जो आवरण है, हमारे चारों ओर के जो आवरण है जिससे आप ढके हुए हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण को तोड़ने पर यदि इसका संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है परिजोर आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। बताइए पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है? परिजोर आवरण होता है। क्या होता है? परिजोर आवरण होता है। साथ में हमने आपको ये भी बताया कि परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। यानी कि हम मानव या कोई भी जीव अपने चारों ओर जिस वातावरण से ढका हुआ है, जिससे ढका हुआ है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो पहले बताइए कि पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये पर्यावरण की परिभाषा की यदि बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि हम जहाँ रहते हैं और जिस चीज़ से ढके हुए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। देखिए पर्यावरण एक हुआ कि जैसे कि पेड़ पौधा है, अच्छा धूप आ रहा है, समय समय पर वर्षा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ का पर्यावरण ठीक ठाक है। अगर जहाँ पर मान के चले कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर दिन रात फैक्ट्री चलता है, गाड़ी चलती है, तो वहाँ से धुआं निकलता है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है। नहीं, अब कहीं पर बच्चे बिगड़ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसको अच्छा पर्यावरण दीजिए, मतलब अच्छा वातावरण दीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग उस चीज़ जिससे ढके हुए हैं, जिस चीज़ से ढके हुए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। और जिस चीज़ से ढके हुए रहेंगे उसी का प्रभाव आप पर पड़ेगा ना। कॉन्सेप्ट को समझिएगा ज़रा। जिस चीज़ से ढके हुए रहेंगे, आप स्वेटर पहनेंगे तो तभी तो आप ठंड में बच पाते हैं, आपको शरीर में गर्मी देता है। तो जैसा चीज़ से आप ढके हैं उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। अगर आप पतलून पहने हुए हैं, अगर आप बनियान पहने, गंजी पहने हुए हैं, तो क्या आप ठंडा से सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। लेकिन कोई कोट पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, तभी तो आप ठंडा से सुरक्षित रह पाएंगे। तो कहने का मतलब हम जिस चीज़ से ढके हुए रहते हैं हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ये बात समझ में आया? तो वही बात है कि हम जिस चीज़ से ढके हुए हैं, हमारे चारों ओर जो दिखाई पड़ रहा है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पर्यावरण के बारे में समझ गया। पर्यावरण का संधि विच्छेद एक बार बता दीजिए, फिर आगे चलेंगे। परिजोर आवरण होगा। क्या होगा? परिजोर आवरण होगा। इसके बाद है पृथ्वी पर पाए जाने वाले। अब देखिए इसका परिभाषा यहाँ भी आपको कुछ स्पष्ट किया जा रहा है और बढ़िया से, तो जरा समझेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। बात समझ में कुछ आया होगा? यहाँ कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भूमि है, पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं? भूमि बोलेंगे, भूमि है। इसके बाद आपको जल है, वायु है, पेड़ पौधा है तथा जीव जंतुओं का जो समूह है, और जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ना, पेड़ पौधा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप जीव जंतु देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मानव को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आपके चारों ओर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, यही हमारा पर्यावरण है। आप जैसा देखते हैं आप उसी तरह का बन जाते हैं। होता ही नहीं होता है? हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण कभी कभी जब किसी संस्थान का या किसी समाज का वातावरण ठीक नहीं होता, तो हम लोग अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए कहाँ लेके चले जाते हैं? शहर चले जाते हैं। शहर चले जाते हैं, या मतलब कहने का मतलब उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ का वातावरण अच्छा होता है, जहाँ का वातावरण अच्छा होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये था आपको पर्यावरण। एक बार पुनः हम इसके परिभाषा को जानेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, उसे ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। बताइए पर्यावरण किसे कहते हैं? तो बोलिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह। फिर से बोलिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या सब था?
भूमि, भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी, सॉरी भूमि क्या तो पृथ्वी वही हुआ ना, जल, जल, वायु, वायु, 3 को लीजिए, भूमि, भूमि, जल, जल, वायु। क्या वायु। बताइए कैसे बोले? भूमि, जल, वायु। अच्छा, इसका अर्थ है पेड़ पौधा और जीव जंतु। बताइए, पेड़ पौधा और जीव जंतु। अब पांचों एक साथ बोलिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा और जीव जंतु। ये सब जो हमारे चारों ओर इसका समूह जो दिख रहा है, पेड़ पौधा का जो समूह दिख रहा है ना, जीव जंतुओं का जो समूह दिख रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। और क्या आप उसी में न ढके हुए हैं? अभी अभी जो आप बैठे हुए हैं, आप किस में ढके हुए हैं? पर्यावरण। पर्यावरण से ढके हुए हैं। पेड़ पौधा से देखिए, आप वहाँ खड़ा, आप जरा चारों ओर नजर डालिए, आप पेड़ पौधा से ढके हुए कि नहीं ढके हुए हैं? वायु है कि नहीं यहाँ पर? हवा है कि नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल है। अगर हवा नहीं होता तो आप जिंदा नहीं रह पाते। तो हम जिस चीज से ढके हुए हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद परि का मतलब चारों ओर, परि का मतलब और आवरण का मतलब ढका हुआ है। ठीक है, यानी कि हम लोग जिस चीज से ढके हुए हैं उसे ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। प्रश्न है कि सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ है ना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, बताएंगे जरा कौन सा सम्मेलन की बात कर रहे हैं हम? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, बताइए क्या है, कौन सा सम्मेलन है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था, ये आपको कहाँ हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। और ये जो हुआ था आपको कब हुआ था बताइए? 5 जून 1972 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 जून 1972। 5 जून 1972 ईस्वी को ये हुआ था। क्या हुआ था 5 जून 1972 ईस्वी को? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। अब ठीक है, तो बताइए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 5 जून 1972 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 जून 1972 72 ईस्वी को। 5 जून 1972 ईस्वी को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था। और ये जो हुआ था तुमको कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, अब देखिए एक बात बताते हैं, स्टॉकहोम है क्या है? स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम है तो ये होम का मतलब क्या होता है बताइए? होम मतलब घर। होम मतलब क्या होता है? घर। तो आप जरा सोचिए, घर जो हमारा है वो चारों ओर पर्यावरण से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है? जी घिरा हुआ है ना। इसलिए याद रखिए कि सबसे पहले जो है ना स्टॉक मतलब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जब कहेगा, पर्यावरण सम्मेलन जब कहेगा प्रथम वाला, तो ये आपको कब हो जाएगा? 5 जून को। 5 जून और 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम में। कहाँ पर होगा? स्टॉकहोम में होगा। और देखिए उसी दिन से ना आपको विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाने लगा। अगर आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है वो आपको कब हुआ है? 5 जून 1972 ईस्वी को। 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? स्टॉकहोम में हुआ। कहाँ हुआ है? स्टॉकहोम में हुआ। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया वो आपको कब मनाया गया? देखिए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जब कहे तो यह आपको जो 1973 ईस्वी में मनाया गया। कब मनाया गया है? 1973 ईस्वी में। मतलब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है आपको 72 में, 1972 में हुआ है। लेकिन आपको पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वो 1 साल के बाद मनाया गया, यानी कि 1973 ईस्वी में। कब मनाया गया? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में मनाया गया। तो बताइए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ है वो कब हुआ? 5 जून 1972 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया, तो 1973 ईस्वी में। कब मनाया गया? 1973 ईस्वी में। अब आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, है ना, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, ओजोन। अब यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहा है कि आप अगर आपसे पूछे कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे कि ओजोन परत के संरक्षण से। बोलिए
ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से। बात समझ में आ रहा है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आपको क्या संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन। बताइए, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो है सो कौन सा सम्मेलन था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन। बताइए, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है उससे किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। फिर से बोलिए, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्या संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन। क्या संबंधित है? मॉन्ट्रियल सम्मेलन संबंधित है। और ये जो आपको मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ है वो कब हुआ है? ये हुआ है 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। कब हुआ है? 16 सितंबर 1987 ईस्वी। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। मॉन्ट्रियल सम्मेलन किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और ये आपको कब हुआ है? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। कब हुआ है? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। 87 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस क्या है? बताइए। विश्व ओजोन संरक्षण, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस यह आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले जो है सो मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बारे में हम लोग फिर से एक बार जानेंगे। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था वो आपको किससे संबंधित था? वो था ओजोन परत के संरक्षण से। अब ओजोन परत के बारे में बताएंगे, और उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि ओजोन जो होता है, ओजोन उसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो ओजोन जो है O3, ओजोन एक परत है। जानते हैं आप लोग ओजोन के बारे में? ओजोन एक परत है। यदि ओजोन परत नहीं होगा ना तो सूर्य से आने वाली जो किरण है, प्रकाश की किरण, पराबैंगनी किरण, वो हम लोग को डायरेक्ट जब पड़ेगा ना, उसको अगर नहीं बचा पाएगा ना, वो ओजोन परत जो है ना वो बीचे में रह जाता, मतलब घेर लेता है। किसको घेर लेता है? सूर्य के प्रकाश को। किसको घेर लेता है? सूर्य के प्रकाश को घेर लेता है ना। और सूर्य के प्रकाश में ही किरण पाया जाता है, पराबैंगनी किरण। अगर वो पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे पास पहुंच जाए तो फिर हम लोग क्या होंगे? जल जाएंगे। पेड़ पौधा सब भी जल जाएगा, कोई भी जीव जंतु नहीं बच पाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन उसको रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत। हाँ, किससे रक्षा करता है? पराबैंगनी किरण से। किससे रक्षा करता है? पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण से करता है। ठीक है। तो बताइए कि ओजोन परत से संबंधित, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? हाँ, मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। और ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? बताइए तो आप लोग कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट जो है मॉन्ट्रियल है। अब यहाँ पर आया कि मॉन्ट्रियल जो है वह क्या है? तो मॉन्ट्रियल जो है यह कनाडा का एक शहर है। बताइए, मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। ठीक है। मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा का एक शहर है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि विश्व ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो बोलेंगे हम लोग मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। कौन सम्मेलन हुआ था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन। चलिए, अगर आपसे पूछे कि मॉन्ट्रियल क्या है तो बोलेगा कि मॉन्ट्रियल एक शहर है। तो पूछेगा कि किस देश का शहर है, तो हम लोग बोलेंगे कनाडा का शहर है। कहाँ का है? तो बताइए मॉन्ट्रियल क्या है? सम्मेलन है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, जो कि आपको हुआ था ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल क्या है, तो बोलेंगे आप लोग कि मॉन्ट्रियल एक शहर है। और वो किस देश का शहर है? कनाडा का शहर। कनाडा का। ठीक है। मॉन्ट्रियल जो है एक कनाडा का शहर है। देखिएगा, धिया पुता समय, बच्चा समय क्या होता है कि जब दूसरा को मारता है ना, जैसे कि दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, अब एक बच्चा दूसरे को टोन दिया, मार दिया, तो दूसरा क्या करता है? रोने लगता है। रोने लगता है मतलब कि कन्ने लगता है। और जब वो गया पप्पा को कहने के लिए, पप्पा हो मारलक, तो उसको क्या करता है? मारता है, चाहे नहीं मार, धोखा से भी मार दिया, झूठे से, मजाक से ही मार दिया। इसके बाद वो हंसने लगता है, मतलब, और दूसरा क्या करता है? रोने लगता है। मतलब कहने का मतलब जब दूसरा कनता है तो दूसरा को मन लगता है। नहीं समझ में आ रहा है?
जब दूसरा रोता है ना, कनता है ना, तो दूसरे को क्या होता है, मौन लगता है। इसलिए देखिए यहाँ पर मौन से मॉन्ट्रियल याद रखेंगे। अब मौन कब लगेगा, तो जब दूसरा कनेगा, तो कनेगा मतलब कनाडा, यानी कि यह कनाडा का एक शहर है। यह कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल क्या है, कनाडा का एक शहर है। इसके बाद आगे है कि ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है ना। ओजोन की मात्रा में, किसमें, ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है, बात समझ में आ रहा है। ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत, उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसमें ये कमी आती जा रही है। अब जैसे साबुन है ना, साबुन हम लोग नहाते हैं, तो नहाने के बाद क्या होता है, साबुन कमता जाता है ना। तो उसी तरह से ओजोन परत जितना मोटा पहले था ना, वो अब क्या हो रहा है, घिस रहा है। तो वो जो घिस रहा है उससे कमी होने का कारण कह रहा है कि क्या है, तो उसको कमी होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर आपसे पूछेगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो बोलेगा CFC। क्या बोलेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बोलिए और जोर से बोलिए, CFC। ठीक है। तो ओजोन परत की जो मात्रा में जो कमी होता है उसका कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आपका अगला प्रश्न है कि ओजोन परत को नष्ट करता है, मतलब ओजोन परत को जो नष्ट करता है, वही बात फिर यहाँ से आ गया कि देखिए कमी होता है यानी कि नष्ट ही होता है ना। कमी का मतलब क्या होता है, नष्ट होता है, मतलब कमी होता है, बात बराबर है। तो ओजोन परत जो नष्ट होता है, ओजोन परत जो नष्ट करता है, कहने का मतलब ओजोन परत को जो नष्ट करता है वो कौन नष्ट करता है, तो इसको CFC नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है, तो बताइए CFC का फुल फॉर्म क्या होगा, C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात समझ में आ गया। अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है, तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ये आपको पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर हुआ था, हाँ बिल्कुल, रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था बताइए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे है क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था। देखो क्योटो सम्मेलन हुआ था तुमको 1997 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 ईस्वी में हुआ था। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इसको याद रखना बहुत ही आसान है। जापान की राजधानी है टोक्यो, तो टोक्यो में टो लगा है, इसलिए याद रखेंगे क्योटो में जो टो लगा हुआ है, क्योटो कहाँ है, तो यह जापान में है। क्योटो कहाँ है, जापान में है। और ये क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1997 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1997 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो प्रभावी कब हुआ, तो ये हुआ 2005 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रभावी हुआ 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, क्या प्रभावी हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। बोलो, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो कहाँ है, जापान में है। क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रभावी हुआ था ये हुआ था तुमको 2005 में। वही अगर क्योटो सम्मेलन की यदि बात करें तो क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। देखो क्योटो सम्मेलन में 100 लगा हुआ है तो 100 से 97। और क्योटो प से प्रोटोकॉल लगा हुआ है तो प से 5। क्योटो प्रोटोकॉल जैसे कहेगा तो प्रोटोकॉल में प लगा है ना, तो इसलिए 2005 हो जाएगा। ठीक है, और क्योटो सम्मेलन जब पूछेगा तो 100 से सम्मेलन, 100 से 97। और क्यों से क्योटो प्रोटोकॉल पूछेगा पौसे तो पौसे 2005। बात समझ में आ रहा है। अरे प्रोटोकॉल से पौसे प्रोटोकॉल आप पौसे 5 हुआ तो 2005 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वह किससे संबंधित था। तो देखिए क्योटो सम्मेलन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित था।
अगर आपसे पूछे कि क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो किससे संबंधित था, तो याद रखेंगे। देखिए क्योटो सम्मेलन जो हुआ था ना, उसमें क से क्योटो लगा हुआ है और क से कार्बन लगा हुआ है। बताएंगे क्या लगा हुआ है? क से क्योटो है और क से कार्बन लगा है। यानी कि क्योटो सम्मेलन इसलिए हुआ था, वातावरण में ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा जो बढ़ रही थी ना, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? निकलना होता है। यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बहुत ज़्यादा निकल रहा था, उसके कारण से ही क्योटो सम्मेलन हुआ था। तो बताइए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2005 में। और क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। आगे कि क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित था? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित था। बात समझ में आ गया? आगे है कि विश्व का गर्म होना। विश्व का गर्म होना इसका मतलब क्या हुआ? अभी देख रहे हैं कितनी गर्मी रहती है। आप लोग कहते हैं कि सर पंखा लगाइए, नहीं, इतना ज़्यादा गर्मी रहता है। तो विश्व में पूरे जो गर्मी इतना हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। बताइए क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग। तो बताइए, तो विश्व में जो इतना गर्मी है उस किसके कारण से है? ग्लोबल वार्मिंग। बोलिए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। तो कहने का मतलब ये है कि विश्व में गर्म होना और पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना क्या कहलाता था? उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए विश्व में जो इतनी गर्मी है ना, गर्मी बढ़ता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। गर्मी जो बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बढ़ता है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वृद्धि हो जाता है ना, खूब बढ़ जाता है ना, तो इससे गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर कुछ और बता रहा था, लेकिन हम आपको थोड़ा सा मिस्टेक बता दिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कुछ गलत बता दिया आपको, और ज़्यादा गलत नहीं बताएं। देखिए विश्व का गर्म होना मतलब अगर विश्व में इतनी गर्मी फैल गई है, उसको गर्म होना या पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है? कहने का मतलब पृथ्वी का जो एवरेज मतलब औसत तापमान जो यानी कि लगभग में जो होना चाहिए सामान्य रूप से, वो कितना तापमान रहता है? 14 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछे कि अभी जिस वातावरण में आप रह रहे हैं उसका तापमान कितना होना चाहिए? 14 डिग्री सेल्सियस। अगर 14 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब है कि हम लोग को अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। नहीं, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। जिसके कारण से हम लोग खूब ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, लू लग जाते हैं लोगों को, लोग धूप में निकलते ही गिर जाते हैं, धूप में जाना ही नहीं चाहते हैं। तो बताइए कि विश्व का गर्म होना या पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह आया कि पृथ्वी का एवरेज यानी कि लगभग में तापमान क्या होना चाहिए? 14 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अभी जस्ट बताए आपको कि ये पृथ्वी पर जो गर्मी इतनी बढ़ गई है वो किसके कारण से? ग्लोबल वार्मिंग नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। किसके कारण से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। तो बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका सूत्र क्या हुआ, संकेत क्या हुआ? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? CO2 हुआ। क्या हुआ? CO2। तो ये जो CO2 अभी जस्ट बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाता है, वही बात यहाँ बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? यानी कि पृथ्वी पर जो आपको इतना औसत तापमान के अलावा जो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका संकेत होता है CO2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह आपको पूरे विश्व में गर्मी फैलाने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। चलो अब आगे आप लोग बताएंगे। तो ये क्वेश्चन समझ गए ना कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी होता है वैश्विक तापमान। मतलब विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो बस एक ही बात याद रखिए कि तापमान वातावरण का क्यों बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग नहीं भाई, वो तो ग्लोबल वार्मिंग तो एक प्रक्रिया हुई, मतलब वो एक परिभाषा थी। वातावरण में इतनी गर्मी क्यों बढ़ता है? बताए थे हम, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात बताए आप। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है तो इसके बाद आपको वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है। अच्छा एक बात बताइए, जब वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है फिर कभी कभी मतलब आप क्या करते हैं? जब गर्मी बढ़ जाती है तो आप क्या करते हैं? गर्मी बढ़ जाते तो पंखा में आप जाते हैं। पंखा में क्यों जाते हैं? हवा क्योंकि आपको हवा चाहिए। तो हवा क्या है? हवा एक
हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसलिए आप हवा ऐसे कर और या पेड़ के पास चले जाते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिए ऑक्सीजन कमता है ना जैसे ही, तो क्या बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाता है। मतलब जो आप छोड़ते हैं वो बढ़ जाता है। बात समझे मेरा कि नहीं समझे? इसलिए हम लोग पेड़ का इंतजार करते रहते हैं कि पेड़ भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता है। नहीं, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाती है? देखिए वायुमंडल में जो वार्षिक तापमान वृद्धि का मतलब क्या हुआ? वायुमंडल में एक वर्ष में जो तापमान में वृद्धि होती है उसे हम लोग कहते हैं हरित गृह प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव। क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव। चलिए, तो वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि यानी कि वायुमंडल में जो एक वर्ष में तापमान की वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हरित गृह प्रभाव। और अंग्रेजी में आपको बोला हुआ हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए ग्रीन का मतलब होता है हरा, हाउस मतलब होता है गृह या घर, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को समझ लीजिए। आप याद रखेंगे, एग्जाम में देखेंगे किस तरह से क्या लैंग्वेज आ रहा है, उससे पकड़ लेंगे आप लोग। जैसे आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन मतलब हरा मतलब हरित, और हाउस मतलब गृह मतलब घर, और इफेक्ट मतलब होता है आपको प्रभाव, यानी कि हरित गृह प्रभाव। बोलिए हरित गृह प्रभाव। बिल्कुल सही बात बताए आप लोग। तो वायुमंडल में जो एक वर्ष में तापमान में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसें हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत क्या सब आता है? तो उसके अंतर्गत जो आता है आपको जलवाष्प आता है। क्या आता है? जलवाष्प आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है और नाइट्रस ऑक्साइड आता है। बताइए क्या सब आता है? कार्बन जलवाष्प, बोलिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए क्या सब है? जल्दी जल्दी बताइए। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले इस दोनों को बोलिए, जलवाष्प, आगे कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसके बाद है आपको मीथेन, बोलिए मीथेन। और मीथेन के बाद है आपको नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए क्या सब है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए सबसे पहले क्या बोले हम? जलवाष्प बोले, ठीक है। इसके बाद है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। पहले बोले जलवाष्प, फिर बोले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है ये आपको ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए जलवाष्प है, जल में जो वाष्प बनेगा इसको याद कैसे रखेंगे? जल में जो वाष्प बनेगा मतलब भाप बनेगा तो निकलेगा ना, कुछ निकलता है। जब आप चावल बनाते हैं और उससे पहले जो आप पानी गर्म करते हैं तो कुछ निकलता है। क्या निकलता है? भाप निकलता है, उसी को हम लोग वाष्प कहते हैं। तो वो जो भाप निकलेगा तो उसमें समझिए कि कौन सा गैस निकल रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। कौन सा गैस निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। और इसके बाद है आपको मीथेन जिसका संकेत होता है CH4। इसके बाद आपको नाइट्रस ऑक्साइड। तो बताइए ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत क्या सब आते हैं? बोलिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है हरित गृह। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव, यानी कि हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे अंग्रेजी में कहते हैं। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं तो हम बोलेंगे कि एक वर्ष में जो वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होती है, क्या बोलेंगे? एक वर्ष में वायुमंडल में जो तापमान की वृद्धि होती है उसे ही हम लोग कहते हैं हरित गृह प्रभाव। और हरित गृह प्रभाव के लिए कौन कौन से गैस उत्तरदायी है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बताइए मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है। लिखा है आपको कि सबसे ज्यादा उत्तरदायी क्या होता है। तो देखिए ये अभी हम लोग पढ़े हैं कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जो है आपको आता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सा गैस है? तो सबसे अधिक उत्तरदायी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बताइए सबसे अधिक उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड। किसके लिए?
हरितगृह प्रभाव के लिए। बोलिए किसके लिए? हरितगृह प्रभाव के लिए। प्रभाव के लिए। इसके बाद आगे प्रश्न है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो थी वो किसने की थी? ठीक है, मतलब सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया वो किसने बताया? तो बताइए, जोसेफ फोरियर ने। किसने बताया? जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर। बोलिए जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने। फोरियर ने ये आपको जो संकल्पना दी है। कौन सा संकल्पना दी है जोसेफ फोरियर? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस की। ठीक है, आगे है, कब दिया? ये 1824 में दिया है। कब दिया है? 1824 ईस्वी में दिए हैं। ठीक है, यह संकल्पना जो दिए हैं, इस संकल्पना का क्या नाम है? हरितगृह प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो दी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना दी है वो किसने दिया है? जोसेफ फोरियर ने दिया है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की। देखिए, ग्रीन हाउस है मतलब कोई ऐसा हाउस है, कोई ऐसा घर है, उस घर को अगर आप फोड़ दीजिए तो क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। चलिए याद कर लीजिए, फोड़ने से फोरियर यानी कि जोसेफ फोरियर। ठीक है, और इसके बाद वह घर सेफ नहीं रह पाएगा। चलिए जोसेफ फोरियर, और उन्होंने जो संकल्पना दी है वो कब दिया है? 1824 ईस्वी में दिया है। और आपको वो संकल्पना जो दिया है उसका क्या नाम है? जोसेफ फोरियर। क्या नाम है? जोसेफ फोरियर ने। फोरियर नाम है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 ईस्वी में हुआ। पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन कब हुआ है? 1985 ईस्वी में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो गठन हुआ है कब हुआ है? 1985 में। कब हुआ है? 1985। हाँ बिल्कुल। देखिए, प से पर्यावरण है और वन मंत्रालय है ना। पर्यावरण है और वन मंत्रालय है, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय का जो आपको जो है सो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 1985 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1985 में। क्या हुआ 1985 ईस्वी में? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। देखिए, अब वन मंत्रालय के बारे में समझ लीजिए। जैसे वन मंत्रालय का मतलब जैसे होता है ना कि वित्त मंत्रालय, राज्य में होता है वित्त मंत्रालय, जितना भी राज्य में कहाँ पर क्या खर्च होगा नहीं होगा उसका सारा डाटा वो रखता है। उसी तरह से यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं वो कौन सा मंत्रालय है? तो यहाँ पर आपको है वन मंत्रालय, मतलब वन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो आपको पूरा काम जो संभाल करके रखेगा उसी डिपार्टमेंट को कहता है वन मंत्रालय। बोलिए क्या कहता है? वन मंत्रालय। वन मंत्रालय। तो वन मंत्रालय जो है आपको, इसका गठन कब हुआ है बताइए? 1985 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1985 ईस्वी में। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अगला प्रश्न है, तो ये पर्यावरण और वन मंत्रालय का जो गठन हुआ है 1985 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। कब लागू किया था? ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और ये आपको 1986 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। बताइए, बोली तो संरक्षण क्षण में 86 आ रहा है ना, क्षण और 86 मिलता जुलता है ना, इसलिए जैसे ही आ जाए क्वेश्चन के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो संरक्षण में क्षण आ रहा है 6 से 86 यानी कि 1986 यानी कि भारत सरकार के द्वारा आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस बताइए। पहले था आपको विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता था। अब है आपको विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। पहले था विश्व पर्यावरण दिवस, इसके बाद है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये जो है आपको कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। हाँ, देखिए उसमें भी आ रहा था ना, मतलब पर्यावरण संरक्षण था तो 6 से 86 आ रहा था, मतलब 1986। ऐसे भी 6 से 26 आ रहा है। चलिए याद रखेंगे कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो काम करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है, उस एजेंसी का नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्रीन पीस। क्या नाम है? ग्रीन पीस। देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ग्रीन पौधा लगाएंगे। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। और हरा पौधा लगाएंगे तो पर्यावरण सुरक्षित होगा कि नहीं होगा? जी। इसलिए बताइए कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए
कौन सी एजेंसी है? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस। बात समझ में आ गया। इसके बाद है ग्रीन पीस जो है ना, ग्रीन पीस को हम लोग एम्स्टर्डम के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आया? एम्स्टर्डम के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है मतलब अपने राष्ट्र में पर्यावरण के क्षेत्र में जो अनुसंधान करेंगे हम लोग, अनुसंधान का मतलब खोज करेंगे, वो आपको कहाँ पर जाकर के खोज करेंगे? नागपुर में। देखिए पर्यावरण मतलब क्या होता है? वातावरण। अब बताए थे कि वातावरण के अंतर्गत क्या सब आता है? पेड़ पौधा, भूमि, जल, बताए थे कि नहीं बताए थे? जीव जंतु, ये सब आता है कि नहीं आता है? तो बताइए, मान के चलिए कि अगर हम पर्यावरण से संबंधित अनुसंधान करेंगे, यानी कि वातावरण से संबंधित अनुसंधान करेंगे, तो मान के चलिए हम लोग वन में जाकर के भी करेंगे, तो वन में जो करेंगे तो वन में से क्या निकल के आएगा? नाग सांप निकल के आएगा। इसलिए याद रखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है। इसके बाद आगे प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? तो राष्ट्रीय वन नीति जो है आपको 1988 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया? 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में लाया गया। याद रखिएगा राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? 1988 ईस्वी में लाया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो राष्ट्रीय वन नीति की अगर बात हो, देखिए राष्ट्रीय वन नीति जो लाया गया है वो 1988 ईस्वी में लाया गया है। बताइए राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? 1988 ईस्वी में। बिल्कुल, राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? 1988 ईस्वी में लाया गया। और वहीं अगर हम राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो देखिए पर्यावरण में अनुसंधान जो करेंगे, कोई चीज खोज करेंगे तो क्या निकल के आएगा? नाग सांप। इसलिए राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू होगी लाया गया है? 1988 में। अब है राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई? देखिए राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा जो हुई है वो हुई है 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई है? 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो बताइए राष्ट्रीय वन नीति जो लाया गया 1988 में, और राष्ट्रीय जल नीति कहेगा तब। देखिए हम बात बताते हैं, आप भूलबे नहीं कीजिएगा। जल में कितना वर्ड है? 2 गो है। तो ज अल जल, ठीक है। आज जल से याद रख लीजिए, जल जलज बोलिएगा। जलज बोलिए तो जलज में क्या सब आ रहा है? ज दोनों बगल से ज आ रहा है ना, इसलिए दोनों बगल से 2, यानी कि वैसे भी जल में 2 एक वर्ड है, इसलिए 2002। यानी कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई? 2002 में। और राष्ट्रीय वन नीति की कब लाया गया? 1988 में। 88 में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई? अब देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की बात अगर बात हो तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा जो हुई है 2004 ईस्वी में हुई है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई है? 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई है? 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुई है। वही राष्ट्रीय जल नीति की बात हो तो जल तो भूलवे नहीं कीजिएगा, यानी कि 2002 ईस्वी में। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो हुई है वो 2010 ईस्वी में हुई है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? 2010 ईस्वी में हुई है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोलिएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। फिर से बोलिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो घोषणा हुई है वो आपको 2010 में हुई है। कब हुई है? 2010 ईस्वी में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जब कहा जाए तो ये है आपको हरित प्राधिकरण के लिए आपको 2010 याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जब कहा जाए तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 ईस्वी में। पर्यावरण नीति तो 2004 ईस्वी में, और राष्ट्रीय जल नीति तो 2002 ईस्वी में। चलिए, तो बताइए कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की घोषणा कब हुई, स्थापना कब हुई? बताइए। 2010 में। इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, इसको घेर देते हैं। आगे है विश्व नम भूमि दिवस। ठीक है, विश्व नम देखिए नम का मतलब क्या होता है? नमी का मतलब क्या होता है? ठंडा। तो बताइए ठंडा किस महीना में रहता है? 2 फरवरी। फरवरी में खूब ठंडा रहता है, इसलिए याद रखिएगा कि विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ठीक है, विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी
फरवरी को। चलिए, विश्व वन दिवस का मनाया था बताइए। 21 मार्च को। विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 21 मार्च को मनाता है। विश्व वन दिवस का मनाता है 21 मार्च 21 मार्च को। विश्व वन दिवस का मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को। जितना भी दिवस है इस सब को परीक्षा से पहले प्रयास करके जरूर जाया जाए, नहीं तो आप लोग गलती कर सकते हैं। तो एक बार पुनः हम लोग फिर से चलते हैं। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को। ठीक है, मतलब विश्व में आपको पूरे विश्व में नमी मतलब क्या होता है? ठंडा। ठंडा। ठंडा ही ठंडा किस महीना में? फरवरी में। फरवरी में किस महीना में? 2 फरवरी को। 2 फरवरी। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिए, अगर विश्व नम भूमि दिवस कहे तो 2 फरवरी को। आप विश्व वन दिवस कहे तो 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कहे तो 21 मार्च को। 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कहे तो 21 मार्च को। बिल्कुल। इसके बाद है विश्व जल दिवस है, तो विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। वही अगर हम बात करते हैं जल नीति की घोषणा कब हुई, तो 2002 ईस्वी में हुई है। अगर जल नीति पूछा जाएगा तो जल नीति की घोषणा 2002 में हुई है, और जल दिवस जब पूछा जाए तो ये आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बताइए तो क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। ठीक है, नहीं याद रहे तो देखिए ऐसे समझिए, कभी ट्रेन में गए हैं? ट्रेन में कभी गए तो पानी कितना रुपए देता है डिब्बा? 20 रुपए देता है। अब समझिए कि कुछ दिनों से उसमें 2 रुपया की बढ़ोतरी हो गई, तो 2 रुपया की बढ़ोतरी हो जाएगी तो कितना रुपया हो जाएगा? 22 रुपया। इसलिए याद रखिए, जब 22 रुपया में देगा ना तो लोग सब सोचेगा कि 22 रुपया महंगा हो गया है, तो हम लोग एक दूसरे को बोलेंगे कि सरकार बहुत महंगाई कर दिया है, लोगों को क्या कर रहा है? मार रहा है। क्या कर रहा है? मार रहा है। इसलिए याद रखिए, मार रहा है यानी कि मार्च, यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे है जैव विविधता दिवस। क्या है? जैव विविधता दिवस है। और ये जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, जैव विविधता दिवस आपको 22 मई को, और विश्व जल दिवस आपको जो है सो, बात यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो जैव विविधता दिवस जब कहेगा तो देखिए, विविधता में बीबी लगा हुआ है ना, बीबी मतलब एक ही लेटर जो है सो बार बार उच्चारण किया गया है, मतलब 2 बार किया गया है। तो एक ही लेटर को जब 2 बार किया गया है तो हम लोग याद रखेंगे, जब बीबी में 2 लेटर है ना, 2 लेटर है ना, तो इसलिए 2 लेटर को रिपीट कर देंगे, यानी कि 2 और 2 कर देंगे 22 मई को। बीबी जब, हाँ बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिएगा कि जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है आपको 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाता है? 22 मई को। 22 मई को। और इसमें बीबी है ना, तो बीबी मतलब एक ही लेटर का 2 बार उच्चारण, इसलिए 2 को हम 2 बार उच्चारण कर देंगे, और इधर मई का महीना याद रखेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है? किस महीना में याद रखेंगे? मई के। अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिए कि हम लोग अगर परदेश रहेंगे, कोई व्यक्ति अगर परदेश रहता है और उसकी बीबी कॉल करेगी ना, तो वो कब किस महीना में आएगी? मार्च के महीना में। मई के महीना में। किस महीना में आएगा? मई के महीना में वो आएंगे, है ना, ठंडा उंडा खत्म हो जाएगा तब। बात समझ में आ रहा है ना? मई के महीना में। आगे है रेड डाटा बुक। कौन सा बुक है बताइए तो? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है वह किससे संबंधित है बताइए? रेड डाटा बुक जो है, रेड का मतलब क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल। तो देखिए, रेड डाटा बुक में ना विलुप्त और संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है ये। इसमें आपको विलुप्त, जैसे कि बहुत सारे जीव जो है अब विलुप्त हो गया ना, जैसे कि गीध देखते हैं आप लोग? गीध देखते हैं? नहीं देखते हैं। घड़ियाल नहीं देखते हैं सब। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जीव जो विलुप्त हो गया, लुप्त हो गया है ना, उसी का विवरण उसमें है। किसमें? रेड डाटा बुक में। एक ऐसा बुक जिसमें विलुप्त प्राणियों को या संकटग्रस्त जीवों का वर्णन किया गया है, उसे हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। बताइए, रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? विलुप्त वैसा बुक जिसमें ऐसा प्राणी जो विलुप्त हो गया है या जो संकटग्रस्त है उनके बारे में जो वर्णन किया गया है जिस बुक में, उस बुक को ही हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। बात समझ में आया? तो प्रश्न आप लोग बताएंगे एक बार फटाफट से। तो सबसे पहले बता दीजिए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पर्यावरण से संबंधित है तो 5 जून को याद रख लेंगे। और सबसे पहले जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। और कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में। अच्छा, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था, मतलब प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया वो कब? 1973 में। कब मनाया गया? 1973 ईस्वी में। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ पर हुआ था?
रियो डी जेनेरो 16 सितंबर को 16 से 1987 में 16 सितंबर 1987 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।